हेलो एवरीवन, सोशल स्टडीज़ की क्लास में आप सब लोगों का वेलकम है। आज हम हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अर्ली सोसाइटीज़। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँ तो इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान आप लोगों के पास में आपकी बुक्स भी होनी चाहिए, ताकि मैं जो बुक से रीड करूँ आप उसे साथ ही साथ बुक में पढ़ भी सकें, क्योंकि हमारा काम पढ़ने का ज़्यादा रहेगा। तो आपकी बुक्स भी आपके पास रेडी रहनी चाहिए और एक पेंसिल भी पास में रखिएगा, जिससे मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँ आप उसी वक्त उसे अंडरलाइन कर सकें। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा अर्ली सोसाइटीज़। अर्ली सोसाइटीज़ यानी कि शुरुआती दौर की सोसाइटी। सोसाइटी से हमारा क्या मतलब होता है? सोसाइटी का मतलब होता है जब कुछ लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं। एक साथ रहना शुरू करने से मतलब है कि जब लोग शहरों में रहना शुरू करते हैं, सिटीज़ फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ ग्रुप्स में कम्युनिटी बनाकर एक साथ रहना शुरू करें, तो उसे सोसाइटी फॉर्म करना कहते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमारा मतलब है कि एकदम अर्ली टाइम, जब पहली बार ह्यूमंस का इवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक का टाइम, जब हम ह्यूमन रेस बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक कितने प्रकार के चेंजेस आए हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये था कि आज से कई लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, शुरुआत के अंदर ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस एप से एवोल्यूट हुए थे। इवोल्यूशन इनका एप्स के हुआ था। आपने सुना होगा कि हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, तो यहाँ पर बंदर से हमारा मतलब है एप्स, ठीक है। एप्स से यानी कि बंदरों से फिर धीरे धीरे ह्यूमन रेस इवॉल्व होना शुरू हुई। कुछ टाइम के बाद में ह्यूमन रेस के अंदर बने होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है ये हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में जो एप्स यानी कि बंदर थे, वक्त के साथ उनमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन शुरू होने के साथ साथ ही उन बंदरों ने ह्यूमन फॉर्म लेना शुरू कर दिया, यानी कि हम बंदरों से इंसानों की तरह दिखने लगे, इंसानों की तरह काम करने लगे, और फिर धीरे धीरे ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन हुआ। तो जब ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन हुआ था, तो शुरुआत में सबसे पहले शुरुआती ह्यूमंस जो हुआ करते थे, उन ह्यूमंस को कुछ भी नहीं आता था। वो बिल्कुल जानवरों की ही तरह होते थे, क्योंकि वो रिसेंटली जानवरों से ही इवोल्यूशन उनका हुआ था। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग से हमारा मतलब है कि शुरुआत में जो ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड में थे, ऐसा माना जाता है कि सबसे शुरुआती ह्यूमंस अफ्रीका में पाए गए थे। तो अफ्रीका के अंदर जो शुरुआती ह्यूमंस पाए गए थे, उन ह्यूमंस को बोलना नहीं आता था, उन्हें लैंग्वेज का यूज़ करना नहीं आता था। साथ ही साथ वो लोग घर बनाकर शहरों में नहीं रहते थे, वो लोग जंगलों में ही रहा करते थे, क्योंकि उस वक्त हर तरफ जंगल ही हुआ करते थे। तो शुरुआती ह्यूमंस जंगलों में रहा करते थे और खाने के लिए हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना और गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर इकट्ठा करने से हमारा मतलब है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें जंगलों से मिलती हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी, इसके अलावा फ्रूट्स हो सकते हैं, कई प्रकार की वेजिटेबल्स हो सकती है, कई प्रकार की खाने की चीज़ें हो सकती है जो हमें डायरेक्ट फॉरेस्ट से मिल जाती है, ट्रीज़ से मिल जाती है। तो जो शुरुआती ह्यूमंस थे, वो लोग सिर्फ हंटिंग करना जानते थे और गैदरिंग करना जानते थे। उन लोगों को खाना पकाने का नॉलेज ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा चूँकि वो लोग मकान बनाकर नहीं रहते थे, तो ऐसे में वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादातर केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, या फिर अगर मान लीजिए उनको डर लगता किसी जंगली जानवर के खतरे से, जंगली जानवर के शिकार से, तो इस सिचुएशन में वो लोग केव्स में रुक जाते थे रात को, या फिर पेड़ों के ऊपर बैठ
बैठ जाते थे। तो हम सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं शुरुआती दौर में कि जो शुरुआती ह्यूमन रेस थी वो डेवलप नहीं हो पाई थी इतनी कि वो लोग मकान बनाकर शहरों में रह सके। वो लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग का काम ही जानते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन रेस डेवलप होना शुरू हुई। उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए, उन्हें अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए केव्स में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग एक ग्रुप बनाकर भी साथ में रह सकते हैं। वो लोग टूल्स और वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जंगली जानवरों को दूर भगा सकें। और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी चीज़ें थी जिन्हें प्रोड्यूस करना सीख लिया, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। शुरुआत में वो लोग सिर्फ हंटिंग गैदरिंग से काम चलाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आ गया कि हम लोग हंटिंग गैदरिंग करने के बजाय अपना खाना खुद प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर को भी काम में ले सकते हैं, तो फिर उन लोगों ने धीरे धीरे शहरों में रहना शुरू कर दिया। शहरों से हमारा मतलब है कि उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया, उन्होंने कम्युनिटी फॉर्म करना शुरू कर दी। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही चीज़ देखनी है। इस पूरे चैप्टर को 2 थीम्स में डिवाइड किया गया है। पहली थीम में ये बताया गया है कि किस प्रकार ह्यूमन रेस में हंटिंग और गैदरिंग का काम किया जाता था, और सेकंड थीम में ये बताया गया है कि किस प्रकार शुरुआती ह्यूमंस ने कम्युनिटी फॉर्म करना शुरू किया, उन्होंने किस प्रकार सिटी बनाकर वहाँ रहना शुरू किया। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा। चैप्टर है अर्ली सोसाइटीज़। देखिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट 2 थीम्स रिलेटिंग टू अर्ली सोसाइटीज़। जो अर्ली सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी उनको लेकर हमें 2 थीम्स इस चैप्टर में दी गई हैं। द फर्स्ट इज अबाउट द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द रिमोट पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सबसे पहली थीम जो है वो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि आज से लाखों साल पहले की बात करती है। लाखों साल से हमारा मतलब है कि एकदम शुरुआती समय, जब पहली बार ह्यूमंस ने धरती पर रहना शुरू किया था, जब उन लोगों ने पहली बार शिकार करना शुरू किया था, जब ह्यूमन रेस शुरुआत में बनी थी। You will learn how humans first emerged in Africa and how archaeologists have studied these early phases of history from remains of bones and stone tools। अब देखिए, आज हम मॉडर्न टाइम के अंदर जब उस समय को पढ़ना चाहते हैं जब शुरुआत में ह्यूमन रेस डेवलप हुई थी, तो हमारे लिए ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज से लाखों साल पहले की बात है। आज से लाखों साल पहले किसी चीज़ को स्टडी करना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास आज से लाखों साल पहले के रिमेन्स मौजूद नहीं हैं। अगर उस वक्त के लोग कोई प्रकार का मकान बना के रहते थे या फिर वो किस प्रकार अपना खाना बनाते थे, हमारे पास उसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई चीज़ ऐसी होती भी तो वो लाखों सालों के दौरान अब तक तो डिके हो चुकी होती। प्लस उस वक्त के लोगों को लैंग्वेज का यूज़ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की स्क्रिप्चर्स भी नहीं लिखी हैं, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, उन्होंने कोई इस प्रकार की लैंग्वेज फॉर्म ही नहीं की थी जिससे वो आने वाले टाइम में हमें ये बता सकें कि वो किस प्रकार का जीवन जीते थे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम स्टडी कर सकें कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे। लेकिन अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि उस दौर के जो भी बोन्स और स्टोन टूल्स आज मौजूद हैं, बोन्स का मतलब उस वक्त जो भी ह्यूमन रेस थी या फिर जो भी एनिमल्स हुआ करते थे उनकी बोन्स, हड्डियाँ, जो आज भी हमें खुदाई के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान मिल जाती है, हम उनको स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि उनकी फिज़िकल फॉर्म कैसे हुआ करती थी। या फिर मान लीजिए अगर स्टोन के टूल्स जो वो लोग उस वक्त यूज़ करते थे अगर वो आज भी हमें मिलते हैं तो हम उसके बेस पर ये जज कर सकते हैं कि लोग किस प्रकार रहा करते थे। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने बोन्स और टूल्स के आधार पर ही ये स्टडी करने की कोशिश की है कि शुरुआती ह्यूमंस कैसे रहा करते होंगे। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ में, आर्कियोलॉजिस्ट
have made attempts to reconstruct the lives of early people, to find out about the shelters in which they lived. वो लोग उस वक्त किस प्रकार के शेल्टर्स में रहते थे। शेल्टर्स का मतलब है कि रात को रुकने के लिए एक जगह, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग आज की तरह मॉडर्न बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना नहीं जानते थे, लेकिन रहने के लिए उन्हें भी तो किसी न किसी शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो शेल्टर्स किस प्रकार के हो सकते हैं, ये हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। द फूड दे एट, वो किस प्रकार का खाना खाया करते थे, बाय गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस एंड हंटिंग एनिमल्स। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अर्ली ह्यूमंस हंटिंग और गैदरिंग के जरिए ही अपना खाना जुटा पाते थे। तो उस वक्त वो लोग हंटिंग और गैदरिंग का काम कैसे करते थे, ये भी हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। एंड द वेज इन विच दे एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स। आज हमारी लैंग्वेज इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम कोई भी बात किसी व्यक्ति को वर्ड्स के जरिए बोलकर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज से लाखों साल पहले भी लोगों को हमारी तरह इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलना आता होगा। तो अगर उन्हें कुछ बोलना ही नहीं आता था, अगर उन्हें लैंग्वेज का यूज़ नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में वो किस प्रकार कम्युनिकेट कर सकते थे। अगर मान लीजिए एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताना चाहता है और अगर उन दोनों को ही लैंग्वेज का यूज़ नहीं आता हो, तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, ये भी हमने जानने की इस चैप्टर में कोशिश की है। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ फायर एंड लैंग्वेज। बाद में जब ह्यूमन रेस थोड़ा डेवलप हुई तो उन लोगों को फायर का यूज़ समझ में आने लगा। उन्होंने ये समझ लिया कि अगर हम दो स्टोन्स को, पत्थर को आपस में रगड़ के उससे आग पैदा कर सके तो हम उस फायर का कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ फायर का जो उन्हें आता था वो था खाने को पकाने के लिए, प्लस इसके अलावा वो आग को जला के रखते थे ताकि रात में अगर कोई जंगली जानवर उन पर अटैक करने को आए तो वो उस आग को देखकर डर जाए, ठीक है। सो टू स्कैर अवे द एनिमल्स, उन लोगों ने फायर का यूज़ किया था। फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से लैंग्वेज भी डेवलप होने लगी थी। एंड फाइनली यू विल सी वेदर द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग टुडे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट। चलिए, ये इसकी शुरुआती बेसिक नॉलेज है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है द सेकेंड थीम डील्स विद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी शुरुआत में जो अर्लीस्ट सिटीज़ फॉर्म हुई थी उनके बारे में हम इस चैप्टर की सेकेंड थीम में पढ़ेंगे। दोज ऑफ मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक। आज जहाँ पर इराक नाम की कंट्री है उस जगह को पहले मेसोपोटामिया नाम से बोला जाता था, और ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया वो जगह है जहाँ पर अर्ली ह्यूमन बींग्स ने रहना शुरू किया था। मेसोपोटामिया वो जगह है जहाँ पर ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई थी। These cities developed around temples and were centers of long distance trade। अब उस वक्त हम ऐसा मानते हैं कि उन लोगों ने जो सिटीज़ बनाए थे, शुरुआत में लोगों ने जब पहली बार सिटीज़ बनाकर रहना शुरू किया था तो वहाँ पर टेम्पल्स बनाए जाते थे और वो लोग टेम्पल्स के ही आसपास रहना पसंद करते थे, और यही जो सिटीज़ हैं वो आगे चलकर ट्रेड के लिए यूज़ की जाने लगी। Archaeological evidence remains of old settlements and an abundance of written material are used to reconstruct the lives of different people who lived there। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेकंड थीम के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। वो ये हुआ कि जब लोगों ने सिटीज़ बनाकर रहना शुरू कर दिया, जब उन्होंने पहली बार घर और पक्के सेटलमेंट्स बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो तब तक उन्होंने लैंग्वेज भी डेवलप कर ली। तो अब वो लोग कम्युनिकेशन के जरिए, लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे को कोई बात भी कह सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने अगर बोलना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया। तो उस वक्त के हमारे पास में कई ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है, हमें कई प्रकार की स्क्रिप्ट्स मिली है जहाँ पर उन्होंने हमें कुछ लिख कर बताया है। उन्होंने
अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी लाइव्स के बारे में बताने के लिए कई प्रकार की पिक्चर्स ड्रॉ की थी जो हमें आज भी केव्स में बनी हुई मिलती हैं। उन्होंने कई प्रकार की स्क्रिप्चर्स बनाए थे जो हमें आज भी इस दौर में मिलते हैं, तो हम उनको पढ़कर, उन्हें समझकर उनकी लाइव्स के बारे में जान सकते हैं। अब शुरुआती दौर के अंदर सिटीज़ में कितने तरह के लोग पाए जाते थे, इसके लिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, डिफरेंट पीपल हु लिव्ड देयर। कौन कौन हो सकते थे ये लोग? क्राफ्ट्स पीपल। क्राफ्ट्स पीपल का मतलब है वो लोग जो किसी न किसी प्रकार की क्राफ्ट को यूज़ करते थे। हो सकता है जैसे कि बर्तन बनाने वाले, हो सकता है अर्दन पॉट्स बनाने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर कपड़े बनाने वाले लोग हो सकते हैं। स्क्राइब्स, स्क्राइब्स का मतलब है वो लोग जिन्हें लिखना आता था। अक्सर जब सिटीज़ बनने लगी तो उसके साथ साथ में रूलर्स भी बनने लगे। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्होंने उस सिटी को रूल करना शुरू कर दिया, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जिनकी बात उस शहर में रहने वाले लोग मानते थे। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उस वक्त हुआ करती थी, जो रूलर्स उस वक्त हुआ करते थे, वो कुछ ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते थे, अपने यहाँ पर उन लोगों को रखते थे जो लोग लिख सकें। उन्हें हम स्क्राइब्स कहते हैं। लेबरर्स हुआ करते थे उस वक्त, प्रीस्ट्स, किंग्स एंड क्वींस, इतने सारे लोग उस वक्त पाए जाते हैं। यानी कि सेकंड थीम के अंदर जब हम सिटीज़ का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त किंग्स होते थे, क्वींस होते थे, उनके यहाँ पर काम करने वाली लेबर क्लास हुआ करती थी, और साथ ही साथ में स्क्राइब्स और क्राफ्ट्स पीपल भी हुआ करते थे। You will notice how pastoral people played an important role in some of these towns। यानी कि इनमें से कुछ टाउन्स जो एकदम शुरुआत में बनाए गए थे, उन टाउन्स के अंदर किस प्रकार पेस्टोरल पीपल का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करता था। पेस्टोरल पीपल से हमारा मतलब है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब है पुजारी, जिसे हम आम भाषा में आज पुजारी कहते हैं। उन लोगों का उस वक्त बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अक्सर जो उस वक्त के किंग्स और क्वींस होते थे, उनकी पेट्रोनेज के अंदर कुछ प्रीस्ट भी हुआ करते थे। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि उस ज़माने में टेम्पल्स भी बनते थे, तो अक्सर टेम्पल्स में पूजा करने के लिए, उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को बताने के लिए प्रीस्ट भी हुआ करते थे। अगर मान लीजिए हम मेसोपोटामिया की या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो हो सकता है चर्च से जुड़े कुछ लोग वहाँ पर प्रीस्ट हुआ करते थे, जिन्हें हम यहाँ पर पेस्टोरल पीपल कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि इन पेस्टोरल पीपल का उस वक्त बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करता था। A question to think about is whether the many activities that went on in cities would have been possible if writing had not developed। और हम ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे जब राइटिंग डेवलप हो गई थी तो उस वक्त फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, और उनके लिखने शुरू करने की वजह से कई ऐसे स्क्रिप्चर्स भी हमें आज मिलते हैं जो हमें उस वक्त के लोगों की लाइफ्स के बारे में बताते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े, उन पैराग्राफ में बेसिकली हमने एक थीम एस्टेब्लिश की है। हमने ये बताया है कि अर्ली हिस्ट्री के अंदर, शुरुआती दौर के अंदर किस प्रकार लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से शुरू किया, और बाद में वो लोग सिटी ड्वेलर्स बन गए, यानी बाद में उन लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया। जब वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो उन्हें लैंग्वेज का यूज़ नहीं था, उन लोगों को अपने लिए घर बनाना नहीं आता था, उन्हें एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, उन लोगों ने लैंग्वेज भी सीख ली, उन्होंने स्क्राइब्स भी बना लिए, और उसके बाद में धीरे धीरे वो शहरों में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने टेम्पल्स बना लिए, किंग और क्वींस होने लगे। तो ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, ये कैसे हुआ, फेज़ वाइज उसे हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। यू मे वंडर एज टू हाउ पीपल हु फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट, इन केव्स और टेम्पररी शेल्टर्स एंड रॉक शेल्टर्स बिगेन टू एवेंचुअली लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़। और ये थोड़ा आश्चर्यजनक टॉपिक है, हमें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार की मिस्ट्री है कि कैसे उन लोगों ने ये सारा काम शुरू किया। अगर लाखों सालों तक उन्हें बोलना ही नहीं आता था, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो लोग जंगलों में रहते आए थे, केव्स में अपनी रात सोकर बिताते थे, उन लोगों को ये समझ कैसे आई कि लैंग्वेज बनाई जाए, उन लोगों में ये समझ कैसे आई कि हम घर बनाकर, एक सिटी बनाकर भी साथ में रह सकते हैं। इस डेवलपमेंट को उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया, ये हमारे लिए अभी तक एक मिस्ट्री है।
Well, this story is a long one and is related to several developments that took place at least 5000 years before the establishment of the first cities. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ तो ये एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। लंबी स्टोरी क्यों है? क्योंकि हज़ारों सालों के दौरान ये प्रोसेस हुई है, ठीक है। और आज से तकरीबन 5000 ईयर्स बिफोर, आज से 5000 साल पहले फर्स्ट सिटीज़ का निर्माण हुआ था। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडिया में शुरुआती दौर के अंदर मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर हमें अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के एविडेंस मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर शुरुआत में सबसे पहली सिटीज़ इस कॉन्टिनेंट में बनाई गई थी। तो जब हमने उन्हें स्टडी किया तो हमें पता चला कि उस वक्त लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज़ बनाई, उसमें वो घर बनाना सीख गए थे, उन्होंने ड्रेन्स का सिस्टम बनाना सीख लिया था। तो ये सारा प्रोग्रेस उन्होंने कैसे किया ये हमें जानना है। One of the most far-reaching changes was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture। और ये उस वक्त के लोगों में सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला था। शुरुआती जो लोग थे वो नोमेडिक हुआ करते थे। नोमेडिक का मतलब होता है घुमक्कड़ जातियाँ, वो लोग जो हमेशा घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। अब वो लोग नोमेडिक क्यों हुआ करते थे ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ये जानते हो कि उस वक्त के लोगों को घर बनाकर रहना नहीं आता था, तो ऐसे में अगर वो किसी एक जगह पर रहते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ पर उनके लिए पीने का पानी अवेलेबल हो, जहाँ पर उनके लिए खाने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस अवेलेबल हो। तो अगर मान लीजिए वो किसी एक जगह पर लंबे टाइम तक रहते हैं और ऐसे में उनके लिए खाने पीने की चीज़ों का प्रॉब्लम आने लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ पर उनको पानी और फूड अवेलेबल हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। एक जगह पर कुछ साल कुछ महीने रहने के बाद में उसको छोड़ देते और फिर एक दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू कर देते थे। इसलिए जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो सब के सब नोमेडिक हुआ करते थे। और बाद में जब इन लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया तो फिर उनके नोमेडिक रहने की कोई वजह नहीं बची। अगर उन्होंने सिटीज़ बना के रहना शुरू किया तो इसका मतलब है कि अब वो लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पर ही डिपेंड नहीं करते। अब उन लोगों के पास में कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती करके वो अपने खाने पीने की चीज़ें खुद उगा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एनिमल रियरिंग सीख लिया था। एनिमल रियरिंग का मतलब उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, उन्होंने उन्हें पालतू बनाना सीख लिया। तो अब वो लोग कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पालने लगे थे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको एनिमल्स भी अवेलेबल हो गए जिन्हें वो पाल सकते थे और साथ ही साथ उनको एग्रीकल्चर की वजह से खाना पीना भी मिलने लग गया। नेक्स्ट देखिए, अब वो नोमेडिक लाइफ को छोड़कर सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर जाने लगे। सेटल्ड एग्रीकल्चर से हमारा मतलब है कि अब वो लोग एक जगह पर सेटल होने लगे, विच बिगैन अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। और हम ऐसा मानते हैं कि ये प्रोसेस आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी, यानी कि उन लोगों को मिलियंस ऑफ ईयर्स तो हंटिंग गैदरिंग में निकालने पड़े और आज से तकरीबन 10,000 साल पहले पहली बार सेटल्ड एग्रीकल्चर का फैशन शुरू हुआ होगा। As you will see in theme 1, prior to the adoption of agriculture, people had gathered plant produce as a source of food। Agriculture शुरू करने से पहले वो लोग हमेशा गैदरिंग करके ही अपने लिए खाना ढूंढते थे। Slowly they learnt more about different kinds of plants। और जब धीरे धीरे वो लोग और डेवलप होते गए तो उन लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमारे पास में और भी कई प्रकार के प्लांट्स आज मौजूद हैं जिन्हें हम लोग उगा सकते हैं, जिन्हें हम उगाने के बाद खा सकते हैं। Where they grew, the seasons when they bore fruits and so on। अब उन्हें एग्रीकल्चर के बेसिक्स समझ आने लगे, उन्हें ये पता चलने लगा कि इन प्लांट्स को हम खुद उगा सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में वीट और बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जौ और वीट का मतलब है गेहूँ। तो गेहूँ और जौ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस करना सीख लिया था। उन्हें ये समझ में आने लगा कि कौन से सीज़न में कौन से प्लांट्स को ग्रो करने पर वो उन्हें प्रोड्यूस में मिल सकते हैं। From this, they learned to grow plants
In West Asia, wheat and barley, peas and various kinds of pulses were grown. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, वीट, बार्ले यानी कि गेहूं, जौ और कई ऐसी प्रकार की पल्सेस हैं. पल्सेस का मतलब है दालें. कई ऐसी प्रकार की दालें हैं जो उन्होंने वेस्ट एशिया में ग्रो करना सीख लिया था. इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और अगर हम एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर द क्रॉप्स दैट ग्रू ईजिली वर मिलेट एंड राइस. मिलेट का मतलब होता है बाजरा और राइस का मतलब है चावल. तो मिलेट और राइस जैसी क्रॉप्स एशिया के कॉन्टिनेंट में उगाई जाने लगी. तो अब एक तरफ तो वो लोग आज तक हंटिंग गैदरिंग करके अपना काम चलाते थे, और अब उन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पर वीट, बार्ले, पीज और पल्सेस को उगाना आ गया. तो ऐसा करते उन्होंने फूड सिक्योरिटी अपने लिए अपना ली, यानी कि अब वो लोग हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अब तो वो लोग खुद अपने लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बना सकते हैं. Millet was also grown in Africa. Around the same time, people learnt how to domesticate animals. और यही वो दौर था जब लोगों ने पहली बार एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था. सच एज शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डंकी. ये कुछ ऐसे एनिमल्स थे जैसे कि डोंकी, पिग, शीप, गोट और कैटल, जिन्हें उन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, यानी कि पालतू बनाना सीख लिया था. अर्लियर सारे के सारे एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे. इंसानों को एनिमल्स से कोई काम नहीं था, वो उनको अपने किसी भी पर्पस से यूज़ नहीं करते थे अदर देन ईटिंग. वो सिर्फ जानवरों को पकड़ के खाना जानते थे. लेकिन अब उन्होंने ये समझ लिया कि हम इन जानवरों को मार कर खाने की बजाय इनको रियर भी कर सकते हैं. रियरिंग करने का मतलब होता है जानवरों को पालने की कला. उन्होंने सीख ली. अब वो लोग ये जानने लग गए कि गोट हमें मिल्क दे सकती है, इसी तरीके से हम लोग गोट से, शीप से वुल ले सकते हैं. इसके अलावा पिग और डंकी, इनका यूज़ हम लोग और भी कई प्रकार से कर सकते हैं. डोंकी का यूज़ वो लोग शुरुआत में एग्रीकल्चर में भी करते थे. Plant fibers such as cotton and flax and animal fibers such as wool were now woven into cloth. और जब उनको ये समझ में आने लगा कि शीप से हमें वूल मिल सकती है, तो इस वूल का यूज़ वो लोग कपड़े बनाने के लिए भी कर सकते थे. तो शुरुआत में जब ठंडा मौसम होता था तो अक्सर उन लोगों को केव्स में रहना पड़ता था ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके, या फिर आग जलाकर उसके चारों ओर बैठना पड़ता था. लेकिन जब उनको कॉटन उगाना आ गया, वुल उनको मिलने लग गई, तो इस कॉटन और इस वुल का यूज़ करके उन्होंने अपने लिए कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था. समवॉट लेटर, कुछ टाइम बाद में, अबाउट 5000 ईयर्स एगो, आज से कुछ 5000 साल पहले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल एंड डंकीज वर हार्नेस्ड टू प्लोज एंड कार्ट्स. प्लोज एंड कार्ट्स का मतलब है खेती में प्रयोग किए जाने वाले हल. फार्मर्स जिस प्लो का यूज़ करते हैं, जिस हल का यूज़ करके वो लोग खेती करते हैं, उस हल को चलाने के लिए उन लोगों ने डोंकी का यूज़ करना शुरू कर दिया था. ठीक है, तो शुरुआती लोग ये जान गए थे कि हम हंटिंग गैदरिंग करने के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकते, हमें इसके अलावा एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें एनिमल रियरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो उन लोगों ने बहुत कुछ नया सीख लिया था. अब उन लोगों को कपड़े बनाने आ गए, अब उन लोगों को लैंग्वेज का यूज़ करना आ गया, और साथ ही साथ वो लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे थे. एग्रीकल्चर की वजह से ही शुरुआत में लोग नोमेडिक ट्राइब्स से हटकर पहली बार एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था. पहली बार सिटी बनने लगे, क्योंकि अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहने की ज़रूरत नहीं है. अब वो लोग डिपेंड ही नहीं करते जब हंटिंग गैदरिंग पे, तो उन्हें किस बात का डर है. अब वो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. These developments led to other changes as well. और जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार के डेवलपमेंट होंगे तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से और भी कई प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए. When people grew crops, जब लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, they had to stay in the same place till the crops ripened. शुरुआत के अंदर देखिए क्या होता था, वो लोग नोमेडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे. लेकिन अगर वो लोग अपनी क्रॉप्स खुद उगा रहे हैं, तो जब तक उनकी क्रॉप्स पक नहीं जाती, राइप नहीं हो जाती, तब तक के लिए उन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा और अपनी क्रॉप्स को संभालना पड़ेगा, उसको
हमेशा ध्यान देते रहना पड़ेगा कि क्रॉप्स को कब पानी की ज़रूरत है, कब वहाँ पर एग्रीकल्चर दूसरे प्रोड्यूस होने मिलेंगे। सो सेटल्ड लाइफ बिकेम मोर कॉमन, अब उनकी सेटल्ड लाइफ कॉमन होने लग गई थी। एंड विद दैट पीपल बिल्ट मोर परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन विच टू लिव, और जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर ही दिया था तो अब उनके पास में परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब वो लोग पक्के मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया था। तो आज हम लोग शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे।